हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अवर चैनल उपवन एजुकेशन। जो हम मनी का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में 12th क्लास का, उसमें आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। ये मुद्रा के मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी क्या कर दिए हैं, अपलोड कर दिया है। तो उस पार्ट को पहले जाके देख लेना, तब ये वीडियो आपको क्या आ जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हिस्ट्री का भी आपका एक चैप्टर अपलोड हो चुका है, पॉलिटिकल साइंस का भी मैंने एक चैप्टर अपलोड कर दिया है। तो आज आज जो है आपका ये 15-20 मिनट में थोड़ा सा जो रह गया पोर्शन, मैं चाहता हूँ सारा सारा चीज़ डिस्कस हो जाए, कुछ भी छोड़ा ना जाए। तो वो सारी चीज़ें भी क्या करूँगा, मैं आज डिस्कस करूँगा। तो पार्ट 3 है ये, इसको देखना। और 2 पहले ही बताया उसको देखना, नहीं तो ये लेसन समझ में नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के आइए हम लेसन पे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लेसन का नाम ही है मुद्रा, मैंने बताया भी था मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है जिसे सामान्य रूप से क्या है, स्वीकार किया जाता है, जिससे हम वस्तुओं की खरीद और बिक्री करते हैं या लेन देन करते हैं, उसी को मुद्रा कहते हैं। तो पहले की चीजें मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे की चीजों को आज डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, मांग जमाए तथा सावधि जमाए। जमाए का मतलब क्या होता है, जमाए का मतलब होता है जमाए का मतलब होता है हमने पैसों को या मुद्रा को क्या कर रखा है, जमाए। तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है मांग जमाए तथा सावधि जमाए में अंतर बताइए। तो पहले हम देखेंगे कि मांग जमाए कौन सी होती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख देता हूं मैं इसको। ये है आपकी सावधि जमाए। कौन सी है, सावधि जमाए। और ये है आपकी मांग जमाए। सावधि जमाए समय के एक निश्चित बिंदु के लिए होती है, ठीक है। ये हो गई आपकी मांग जमाए, ठीक। तो देखिए इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि सावधि जमाए क्या होती है। सावधि जमाए वे जमाए होती है जिसे एक निश्चित समय के लिए या एक निश्चित समय अवधि के लिए क्या है, हम जमा करते हैं। जैसे LIC करवाते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल का होता है। FD करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट। तो उसको आप जब मन करे तब नहीं निकाल सकते, तो एक निश्चित समय पर ही आप क्या है, उसको बैंक से निकाल सकते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, सावधि जमाए। तो सावधि जमाए सदा समय के एक निश्चित अवधि के लिए। तो ये जरूर ध्यान रखना, क्या है, समय के एक निश्चित अवधि के लिए होती है। जैसे कि एग्जांपल 1 साल 2 साल, जैसे फिक्स डिपॉजिट LIC, तो मैंने एग्जांपल भी लिख दिया है। और मांग जमाए क्या होती है, जो मांग जमाए वे जमाए होती है जिसे हम कभी भी निकाल सकते हैं। गए हम जाते हैं ना बैंक से, क्या करते हैं, बैंक से या ATM से कभी भी पैसे निकाल लेते हैं। तो वो वैसी जमाएं क्या होती है, मांग जमाए। उसके लिए किसी भी निश्चित अवधि की जरूरत नहीं है, अभी मन किया अभी निकाल लिया अगर है हमारे अकाउंट में। तो उसी को क्या बोलते हैं, मांग जमा। यानी हमारी डिमांड, जब इच्छा करे तब निकाल लेंगे अपनी इच्छा अनुसार। तो निश्चित अवधि के लिए ध्यान रखना, बस इतना, निश्चित अवधि के लिए नहीं होती, इन्हें किसी भी समय क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो यही है, सिंपल है। सावधि जमाए वे जमाएं होती हैं जो समय के एक निश्चित बिंदु के समय के एक निश्चित बिंदु पर निकाली जाती हैं, या बोल लीजिए एक अवधि के बाद निकाली जा सकती हैं। और मांग जमाए वे जमाएं होती हैं जो किसी भी निश्चित अवधि के लिए नहीं होता, उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये, मुद्रा के मौद्रिक मूल्य तथा मुद्रा के वस्तु मूल्य में अंतर। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक बार मैं फिर से कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपका जो बॉक्स आता है, हॉट्स करके देखेंगे ना आप अपनी बुक में, तो हॉट्स करके बना होगा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। तो मुद्रा का मौद्रिक मूल्य और मुद्रा का वस्तु मूल्य। देखो मौद्रिक मूल्य क्या होता है, मान लीजिए कोई मुद्रा है, ठीक है ना, क्या है, कोई मुद्रा है। तो मौद्रिक मूल्य का मतलब होता है जो उस मुद्रा पर क्या होता है, अंकित होता है। एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाता हूं। जैसे सपोज कीजिए ये क्या है, ये 50 का नोट है। 50 का नोट है नहीं, कैसे पता चला, ये इस पे लिखा हुआ है 50 रुपए यहाँ पे। तो ये जो अंकित है ना इस पे, इसको क्या बोलते हैं, मौद्रिक मूल्य। तो मुद्रा का जो मौद्रिक मूल्य होता है, जो इस पे अंकित होता है, उसको क्या बोलते हैं, मुद्रा का मौद्रिक मूल्य। और एक नोट देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए जितना क्या लगा होगा, वस्तु लगा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, मुद्रा का वस्तु मूल्य। तो इस कागज को बनाने में जितना पैसा खर्चा हुआ होगा, लागत आया होगा, उसको क्या बोलेंगे, मुद्रा का वस्तु मूल्य। तो यही सिंपल सी भाषा में मैंने पहले भी समझाया था, एक बार फिर से मैंने बता दिया, जाके देख लेना, आराम से क्या आ जाएंगी, चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मुद्रा का मौद्रिक मूल्य क्या है, किसी सिक्के
अथवा नोटों पर अंकित मूल्य। बस इतना ध्यान रखना क्या होता है, अंकित मूल्य। अतः कागजी नोट का मौद्रिक मूल्य वही है जो उस पर अंकित होता है, जैसे 100 रुपए 200 रुपए। मैंने दिखाया कि जो उस पर अंकित है कागजी नोट का, वही उसका क्या होता है, मूल्य होता है। ठीक है ना। तो इसको ज्यादा घुसना नहीं है, बस सिंपल समझना है, मौद्रिक मूल्य जो मुद्रा के ऊपर या नोट के सिक्के के ऊपर छपा होता है, और वस्तु मूल्य जो मुद्रा को बनाने में धातु या वस्तु लगी होती है, उसी की लागत जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, वस्तु मूल्य। तो जिस वस्तु से क्या बनी है, मुद्रा बनी होती है, तथा अतः इनका मौद्रिक मूल्य बाजार के मूल्य के बराबर होता है। तो ज्यादा घुसना नहीं है, बस सिंपल सा ध्यान में रखना है। तो भाषा में तो यह लिखनी पड़ेगी, बस सिंपल सा ध्यान रखना। वस्तु मूल्य क्या हो गया, जिस वस्तु से मुद्रा क्या होती है, बनी होती है, तथा इनका वस्तु मूल्य बाजार मूल्य के बराबर होता है। यानी 1 रुपए का सिक्का बना होगा, 50 रुपए का सिक्का बना होगा, तो उसको बनाने में जो कॉस्ट आई होगी वो बाजार मूल्य के क्या है, बराबर है। और ना समझ में आ रहा तो बस 1-2 बार वीडियो को वो कर लेना। आपके पास ऑप्शन है, आगे पीछे कर सकते हैं अपने यूट्यूब में जाके, सेटिंग में जाके, तो चीजें क्या आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी, और ज्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है आपका, मुद्रा पूर्ति के मुख्य घटक या मुद्रा के उत्पादक। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। इस पर मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने बता रखा है। तो सिंपल समझना, मुद्रा की पूर्ति के मुख्य घटक आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए, मुद्रा के उत्पादक क्या होते हैं। तो मुद्रा पूर्ति मैंने बताया था, मुद्रा पूर्ति क्या है, मुद्रा पूर्ति एक समय के एक निश्चित बिंदु पर जो एक अर्थव्यवस्था में लोगों के पास क्या होती है, कुल क्या होती है, नोट हो गए, सिक्के हो गए, कुछ भी होगा, उनका जो स्टॉक होता है, यानी मुद्रा का जो स्टॉक होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मुद्रा पूर्ति बोलते हैं। और मुद्रा की पूर्ति कौन करते हैं, 3 करते हैं। जनता के पास करेंसी, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जनता के पास करेंसी, जो नोट और सिक्के आ सकते हैं इसमें। दूसरा है वाणिज्य बैंकों के पास जनता की मांग जमाएं, और तीसरा अन्य जमाएं। अन्य जमाएं में मैंने बताया था वर्ल्ड बैंक या IMF वगैरह भी क्या करती है, RBI के पास पैसा जमा करती है। तो वो सारी चीजें इसमें मैं जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, टाइम जाएगा। तो इसको पीछे वाली वीडियो में जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्या है, निवल तथा सकल मांग जमाएं। ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है बस, लेकिन हमें पता होना चाहिए। निवल का मतलब होता है शुद्ध, और सकल का मतलब क्या होता है, जो एक सुना होगा आपने, सकल घरेलू उत्पाद, GDP। GDP का मतलब क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लोगों के द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है और कितना उपभोग किया जाता है। तो इस आधार पर एक देश की क्या है, GDP को निकाला जाता है। तो सकल मांग जमा मैंने शॉर्ट में लिख दिया बोर्ड में कमी होने के कारण, लेकिन आप अच्छे से नोट्स बना के चलना और थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब टाइम भी धीरे धीरे पेपर का आ रहा है, फर्स्ट टर्म आने वाला होगा। तो कृपया मजाक में ना लें और पढ़ाई को अच्छे से करें। अगर कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, यू आर फ्री टू राइट योर कमेंट। तो आप अपने कमेंट को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उस पर हम विचार करेंगे, और सुधार की जरूरत होगी तो सुधार भी करेंगे। तो सकल मांग जमाएं क्या होती हैं, इसमें पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ फिर समझा देता हूँ। सकल मांग जमाएं होती हैं अंतर बैंकिंग दावे, ये थोड़ा सा मिट गया, इसको लिख देता हूँ। क्या है, अंतर बैंकिंग दावे, एक बैंक का दूसरे बैंक पर दावा सम्मिलित होता है। इसका मतलब क्या हो गया, एक बैंक का दूसरे बैंक पर दावा। तो आपने देखा होगा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, जैसे HDFC बैंक का काम पड़ जाता है किससे, ICIC। तो उनके खाते आपस में क्या रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं, या उसके कस्टमर हो गए ICIC के HDFC में। तो होता है ना, कभी बैंक ट्रांसफर हो जाता है या अकाउंट ट्रांसफर दूसरे में करना होता है। मान लीजिए आपने किसी एक बैंक का क्या खुलवाया, अकाउंट खुलवाया, लेकिन अब आप दूसरे में खुलवाना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको पहले का भी डिटेल लेना पड़े, या आपका अकाउंट खोलने से पहले जो बैंक के कर्मचारी होंगे वो उस बैंक से पता लगाएंगे कि इसका डिटेल कैसा रहा है, रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो उस आधार पर क्या आपका अकाउंट खोलेंगे। तो सिंपल से समझना, सकल मांग जमाएं क्या होती है, अंतर बैंकिंग दावे है जो एक बैंक का दूसरे बैंक पे दावा होता है। यानी एक बैंक का हो सकता है दूसरे बैंक पर पैसा भी बचा हो, तो वो भी कह सकते हैं। तो घुसना नहीं है, बस चीजों को ऊपर ऊपर के एक बार सरसरी नजर में क्या कर लोगे, देख लोगे। और निवल मांग जमाएं क्या है, निवल मांग जमाओं का मतलब हो गया, ये हल्का हल्का सा रफ हो रहा है तो मैं इसको ठीक कर देता हूं। तो इसमें अंतर बैंकिंग दावे सम्मिलित नहीं होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, अंतर बैंकिंग दावे लोगों की मांग जमाओं का भाग नहीं है। तो ये वाला पॉइंट 1 नंबर में पूछ लेगा
कि अंतर बैंकिंग दावे लोगों की मांग जमाओं का भाग है कि नहीं है। अब ये क्या है, हमें इकोनॉमिस्ट नहीं बनना, हमें 12वीं पास करना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें एज अ 12वीं के स्टूडेंट चीज़ों को क्या है समझना है। बाकी आगे आपकी इच्छा, आप इसमें ऑनर्स कर सकते हैं चाहे तो खूब डिटेल में पढ़ लेना, लेकिन अभी मैं 12वीं तक ही स्टैंडर्ड रखने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। तो सिंपल सा समझना, अंतर बैंकिंग मांग जमाएं जो हैं मांग जमाओं का भाग नहीं है। तो पूछ लेगा कि अंतर बैंकिंग दावे हैं वो मांग जमाएं हैं क्या, तो नहीं है, सिंपल सा क्या है, नहीं है। तो और एक ये छोटा सा है, क्या है आपका विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन। जो 2016 में आपने सुना होगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी या जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा क्या कर दिया गया, नोटबंदी कर दी गई, ताकि हम क्या कर सकें, आतंकवाद को रोक सकें, साइबर हमले वगैरह होते हैं उसको रोक सकें, जाली नोट मार्केट में आ गया था उसको रोक सकें। तो वो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी कमियां भी थी। तो हमें जाना नहीं है, बस मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। आपका बॉक्स होगा, पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार आप उसको क्या कर लेना, पढ़ लेना। तो बस इसको ध्यान रखना, 2016 में क्या है ये आया था, और 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था, और 4000 तक नोट क्या कर सकते थे, प्रतिदिन परिवर्तन कर सकते थे। इसका मतलब क्या है, एक ही बार आपने नोट बंद कर दिया, अब लोगों को दूसरे नए नोट की भी तो जरूरत है। तो आपने देखा होगा लंबी लंबी लाइनें लगी थी कि अब शायद काला बाजारी खत्म हो जाएगा, या अब अच्छे दिन आएंगे बुरे दिन आएंगे, जो भी बोला गया था उसमें। तो उसका मतलब क्या था, उसका मतलब था कि कहीं ना कहीं जो लोगों ने ब्लैक मनी जमा किया हुआ है, काला धन जमा किया हुआ है, वो क्या हो जाएगा, खत्म करने का प्रयास है। लेकिन आज भी खत्म नहीं हुआ है। सुना होगा आपने स्विस बैंक नाम की, स्विट्जरलैंड में एक स्विस बैंक है, वहां पे लोगों के क्या है, बहुत सारे अमीर लोगों के पैसे रहते हैं जो जिसपे वो टैक्स नहीं भरते। तो काला धन का मतलब होता है जिस पर लोग क्या भरते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं जिस इनकम पर, तो उसको क्या बोलते हैं, काला धन बोलते हैं। तो बस इतना समझ लेना, 4000 तक प्रतिदिन क्या करते थे, परिवर्तन कर सकते थे, ताकि हम डेली का क्या कर सके, अपना खान पान कर सके। तो ये हमारा लेक्चर था आज का पूरा। तो ये मुद्रा क्या हुआ, समाप्त हुआ मेरी तरफ से। और आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे वीडियो को और अपने फ्रेंड तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिससे हमें भी क्या मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।